ऑनलाइन क्लासेज में सभी का स्वागत। और आज फर्स्ट ईयर एचटीपी के स्टूडेंट्स के लिए हमारा फिजियोलॉजी में चैप्टर 10वां चैप्टर, और इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम आज हम शुरू करेंगे, क्योंकि पहले एनाटॉमी का लेक्चर होता है तो आपको उसके बारे में एनाटॉमिकल जो भी उसकी पोजीशनें हैं वो सारी क्लियर हो जाती हैं। तो इसलिए अभी इस तरह का व्यवस्था की है कि भी वो लेक्चर पहले होता है तो इसमें आपको डबल जो बेनिफिट मिल जाएगा। तो पहले डॉक्टर साहब जो है वो ताराचंद जी उसको कंप्लीट जो है करवा देते हैं। इसके बाद में ये डबल अभी आपका ये रिवीजन हो जाएगा। जो चीज़ उसमें रह गई वो यहाँ आ जाएगी, यहाँ रह गई है वो वहाँ आपको कवर हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम या श्वसन तंत्र, श्वसन के अंतर्गत वे सारी शारीरिक व रासायनिक प्रक्रियाएं सम्मिलित की जाती हैं जिनके द्वारा एक प्राणी अपने वातावरण के साथ गैसों का आदान प्रदान, गैसीय एक्सचेंज करता है। वो सारी प्रक्रियाएं आ जाएंगी अब इसके अंदर कि वो किस तरह से इनहेल करता है, किस तरह से सांस को बाहर निकालता है। तो ये जो चीज़ें हैं इसमें पूरा रेस्पिरेटरी जो है वो सिस्टम भी आ जाएगा। और ये जो चेंजेज होते हैं, क्यों ये ऑटोमेटिक जो है सांस बाहर जाती है आपको पता ही नहीं चल रहा, क्यों ये अंदर आती है, तो ये सारी जो प्रक्रिया कैसे, हाउ इट इज़ गोइंग ऑन, इसके बारे में हम जानकारी जो है लेंगे। इन गैसों में ऑक्सीजन जो बाह्य वातावरण से अंदर ली जाती है, ये पता है हमें सबको, और ऊतकों द्वारा ऑक्सीकरण के काम में ली जाती है। वह कार्बन डाइऑक्साइड जो अपशिष्ट व उपापचय का अंतिम उत्पाद होती है को शरीर से बाहर निकाला जाता है, मेटाबॉलिज्म का। तो आपने मेटाबॉलिज्म के बारे में तो पूरी जानकारी ले ली है कि ये किस तरह से बनती है, ऑक्सीडेशन कैसे होता है। श्वसन एक बहुत जरूरी व जटिल प्रक्रिया है तथा कोई भी प्राणी अधिक समय तक बिना श्वसन के जिंदा नहीं रह सकता। रोटी की तो रह सकता है, पानी के भी रह सकता है, कुछ सब हैं। रोटी के लिए ज़्यादा समय और पानी के लिए थोड़ा उससे कम, लेकिन श्वसन के लिए तो बहुत ही कम। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम लोग 1 मिनट तक रोक लेते हैं, जैसे तो हाफ मिनट ही सफिशिएंट है। 1 मिनट तक खींच लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, कुछ जो एक्सपीरियंस करते हैं वो 1.5 मिनट तक भी इसको हो सकता है रोक सकते हो। अतः शरीर में ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड की उचित मात्रा बने रहना बहुत आवश्यक होता है। स्तनधारियों कुछ प्राणियों में श्वसन के लिए विशिष्ट तंत्र पाया जाता है, जिसे श्वसन तंत्र यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं, जो इस जटिल प्रक्रिया को बखूबी निभाता है। ये पूरा का पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब इसके मुख्य भाग, अब ये ज़्यादा मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, आपने एनाटॉमी में अब आगे आगे चल ही रहे हो, सब पढ़ लिए हैं आपने। एक्सटर्नल लेयर्स, नॉस्ट्रिल्स, नासा द्वार जिनको कहते हैं, नेजल पैसेज जो हमारे पास नासा मार्ग है। इसके बाद में इंटरनल लेयर्स, नासा अंदर के जो छिद्र हैं, फेरिंग्स में ग्रेसिनी फेरिंग्स है, उसके बाद में लैरिंग्स में जाएंगे। तो श्वसन नली ट्रेकिया, और उसके बाद में हमारे पास आता है ट्रेकिया से जो है लंग्स। अब ये हल्का सा यहाँ इन्होंने दोबारा ये आप लोगों ने उसमें खूब पढ़ लिया है, लेकिन फिर भी यहाँ दिया गया है तो मैं इसको क्लियर करता हूँ। इन अंगों का संक्षिप्त विवरण। बाह्य नासा छिद्र
ये सबसे भारी भाग है जो नाक के कोने पर स्थित होते हैं। वायु का प्रवेश व निगम इन्हीं के द्वारा होता है, आना और जाना। अब है नेजल पैसेज मार्ग। नासा मार्ग दो लंबवत भागों में बंटा होता है। अग्र भाग ये तो नेजल बोन व पश्च भाग टर्बिनेट बोन। आपने एनाटॉमी में टर्बिनेट बोन भरी है। देखिए ये जो नाक का ये जो आखिरी भाग है, यहाँ ये टर्बिनेट बोन होती हैं। तो ये तो हमारे पास आ गया वो भाग जो नेजल बोन, ये तो नेजल बोन कवर कर लेती है, लेकिन ये यहाँ जो है ये टर्बिनेट बोन होती हैं। यूँ कहिए ये यही ज़्यादातर बढ़ जाती है। कई बार कहते हैं ना सांस लेने में तकलीफ हुई, हड्डी को ऑपरेशन करियो नाक को, तो ये हड्डी ये वाली बढ़ जाती है। ये इसमें टर्बिनेट बोन इसमें जो है वो ये बढ़ जाती है। फिर उसको क्या करते हैं, ऑपरेट करके उसको हटाते हैं। और जनरली आपको मैं बता दूं कि आपके पास में जो, क्योंकि मैंने ये कार्य किया हुआ है ज़्यादातर ऊँटों में और गर्मियों के मौसम में, वो कहेंगे जनरली आकर के क्या जी इसके जो है वो पातड़ी पड़ गई, वो मतलब टर्बिनेट बोन है जो वो बढ़ गई है, पातड़ी पड़ गई। तो क्या करते हैं, इसमें कोई ख़ास काम नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, लंबी चौड़ी बात। उसके उंगली पे कोई ऐसी चीज़ आप चढ़ा लें जिसमें हड्डी आपकी चुभे नहीं, और उसके नाक में जो है डाल करके यहाँ होती है, तो उस टर्बिनेट बोन है वो आपके हाथ में आएगी। उसको आप उंगली से ज़ोर से तोड़ना पड़ता है उसको, तो उसको तोड़ दिया जाता है। मैंने खूब ये किया है। कह दीजिए पातड़ी तोड़ाना यहाँ, तो उसको जो अगर आप जब तोड़ देते हो, मतलब ये होता है कि जब ये बढ़ जाती है यहाँ पे ये बोन, तो सांस लेने में तकलीफ़ होती है जानवर को। तो जब वो सांस लेने में तकलीफ़ होती है तो कम खाना पीना शुरू कर देता है, कमज़ोर हो जाता है। तो जनरली ऐसे जो है ऊँट भादरा में हमारे पास जो आते थे, तो ये जो टर्बिनेट बोन के द्वारा बना होता है, ये यहाँ पे होती हैं। इसमें अधिकांश नासा मार्ग नासापट नेजल सेप्टम के द्वारा दो लंबवत भाग, ये सेप्टम है, ये जो बीच में है, इधर वाले के और इधर वाले के बीच में एक धारी सी बनी है, वो सेप्टम है, लंबवत भागों में विभक्त होता है। इसके अगले भाग में कुछ बाल हेयर पाए जाते हैं जो बाह्य वातावरण से आने वाले धूल मिट्टी के कणों को रोकने का कार्य करते हैं। इस भाग की श्लेष्म झिल्ली यानी म्यूकस मेम्ब्रेन नम, अधिक रक्त आपूर्ति वाली यानी कि वेस्कुलर होती है, जिसमें विभिन्न ग्रंथियां पाई जाती हैं। इस प्रकार नासा मार्ग बाहर से प्रवेश करने वाली वायु को गर्मी व नमी प्रदान करके उसे शरीर के वातावरण के अनुकूल बनाने का महत्वपूर्ण कार्य करता है। जब आप सर्दी में होते हैं तो वो ठंडी, इतनी बाहर वाली इतनी ठंडी हवा वो नहीं जाती है अंदर फेफड़ों में। तो ये इसका इस नासा जो प्रवेश है, मार्ग है, इसका महत्वपूर्ण कार्य है। इंटरनल नेयर्स, यह नासा मार्ग के आंतरिक छिद्र हैं जो अंदर ग्रसनी फेरिंक्स में खुलते हैं। भोजन निगलने के दौरान यह मार्ग यूला को कहाँ से आ गया, यूला ये देखना पड़ेगा, तो फर्स्ट टाइम ही देख रहे हैं। यह मार्ग यूला, ये कि यहाँ तो प्रिंट में आगे पीछे है, यहाँ हो सकता है मेरे नहीं है। यूला नामक अंग द्वारा ढक लिया जाता है जिससे भोजन इसमें प्रवेश नहीं कर पाता। या ग्लोटिस एपिग्लोटिस तो हमने पढ़ा है, ये क्या है इसमें, इसको समझना पड़ेगा। चलिए खैर कोई बात नहीं, इसको देखेंगे। फेरिंक्स ग्रसनी,
यह पाचन तंत्र व श्वसन तंत्र का एक सामान्य कॉमन मार्ग है। पाचन तंत्र वाले हिस्से को ओरोफेरिंक्स व श्वसन तंत्र वाले हिस्से को नेजोफेरिंक्स कहते हैं। अंडरलाइन करना है इसको दोनों को, ओरोफेरिंक्स और नेजोफेरिंक्स। नेजो सांस वाला, ओरोफेरिंक्स पाचन तंत्र वाला। अब लैरिंक्स यानी कि कंठ, यह मांसपेशियों व उपास्थियों मस्कुलो कार्टिलेजिनस से बनी हुई कपाटीय संरचना है। ये आपने एनाटॉमी में खूब दे रखी हैं, ये कौन कौन सी हैं उपास्थियाँ, आपने पढ़ ली होंगी। उनके बाकायदा जो है वो डायग्राम दिए हुए हैं कि ये किस किस तरह की होती हैं। मस्कुलो कार्टिलेजिनस से बनी हुई कपाटीय संरचना, ये बोलने का बहुत महत्वपूर्ण अंग है जो हवा के आवागमन में बदलते हुए प्रतिरोध का कार्य करता है। वोकल कॉर्ड स्वर तंतु व एरिटिनॉइड उपास्थि, वो यहाँ वो आपने वो पढ़ी हैं, तीनों की शेप दी हुई है, मैंने देखा है वहाँ। एरिटिनॉइड उपास्थि ग्लोटिस की सीमा बनाते हैं। इन दोनों संरचनाओं के पास आने के कारण ग्लोटिस पूरी तरह बंद हो जाती है। अब ये यूवुला देखना पड़ेगा, इसको चेक करूंगा मैं। ये ग्लोटिस एपिग्लोटिस तो पढ़ा है कि ये इस तरह से ये बंद मार्ग होता है सांस वाला। अब आता है इसके बाद में ट्रेकिया, श्वसन नली। कंठ से अगला भाग श्वसन नली ट्रेकिया होती है, जिसमें सी आकार के अपूर्ण इनकम्प्लीट रिंग पाई जाती है। इन्हीं वलयों के कारण श्वसन नली खुली रहती है। श्वसन नली की भित्ति में अनेक म्यूकस ग्लैंड्स पाई जाती हैं। इसकी एपिथीलियम सिलिएटेड रोमदार, सिलिएटेड मैंने आपको अच्छी तरह से बताया था। सिलिएटेड एपिथीलियम आपने पढ़े थे, तो इसमें सिलिएटेड सीलिया बाड़ों जैसी संरचनाएं इसमें होती हैं। श्लेष्म ग्रंथियों से स्रावित श्लेष्म व रोमों की गति दोनों के कारण श्वसन नली धूल मिट्टी के कणों व अन्य पदार्थों से अपनी सुरक्षा करती है व स्वच्छ बनी रहती है। धूल मिट्टी के कण ग्रसनी की ओर धकेल दिए जाते हैं, फेरिंक्स की तरफ धकेल दी जाती है। तो ये यहाँ डायग्राम जो है इन्होंने ट्रेकिया एंड इट्स डिवीज़न, ट्रेकिया किस किस के अंदर जो है डिवाइड होता है। तो ट्रेकिया के अंदर देखिए, पहले तो ये दो प्राइमरी ब्रोंकियाई बने, और फिर उसके बाद में ये जो लोब हैं, सुपीरियर लोब, ये जो आप देख रहे हो फेफड़े, तो इनमें ये किस तरह से आप इनका देखते हैं कि सेकेंडरी ब्रोंकियाई बनेंगे। प्राइमरी ब्रोंकियाई से सेकेंडरी ब्रोंकियाई बना, और सेकेंडरी ब्रोंकियाई से टेरिटरी, टर्शियरी भी कहते हैं इसको, टर्शियरी और टर्टियरी भी कहते हैं, लेकिन टर्शियरी भी कह देते हैं, टर्शियरी ब्रोंकियाई, और लास्ट में आता है ये ब्रोंकियोल्स। तो ये आपको याद होने चाहिए, प्राइमरी ट्रेकियाई से सेकेंडरी ट्रेकियाई और टर्शियरी ट्रेकियाई और ब्रोंकियोल्स। अब इसमें इनर इन्फीरियर लोब और मिडल लोब, ये जो है हमारे ये फेफड़े के हैं, तो ये किस तरह से इनमें जो है इस अवस्था तक तो ब्रोंकियोल ही पहुँचते हैं। तो यहाँ ये इन्होंने बताया है कि ये ब्रोंकियोल के आगे फिर किस तरह से ये आगे और डिवाइडेशन इन्होंने बताया कि कैसे ये चलते हैं। टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, इसके बाद में रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स, आगे एल्वियोलर सेक और एल्वियोलाई। तो ये इस तरह से ये एक खाका, ये एनाटॉमी में पूरी की तरह आपने इसको पढ़ा है, इसमें ज़्यादा बात की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि
एनाटॉमी भी साथ साथ चल रही है, आप पढ़ रहे हो। श्वसन नली धीरे धीरे विभाजित होती है क्रमशः प्राथमिक, द्वितीय व तृतीय शाखाओं में, जो पुनः ब्रोंकियोल्स में विभक्त होती है। श्वसन नलिकाओं तक श्वसन तंत्र की भित्तियों में उपस्थितियों की वलय कार्टिलेजिनस रिंग्स पाई जाते हैं जो उन्हें बंद नहीं होने देते। तो ये तो श्वसन नलिका जो ट्रेकिया है उसके अंदर ये रिंग्स पाई जाती हैं, लेकिन यहाँ ये नहीं दिया गया कि ये कितनी पाई जाती हैं। तो आप उसमें मुझे पता है कि आपने वहाँ अप्रॉक्सीमेट शायद 70 और अबव होती हैं ये, तो ये उसमें एनाटॉमी में कंप्लीट दिया हुआ है, तो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसमें कि कितनी होती हैं रिंग। ये कंप्लीट रिंग नहीं होती है। अगर ये कंप्लीट जब किसी प्रकार की ट्रेकिया का ऑपरेट करना होता है तो जहाँ से रिंग कंप्लीट भाग नहीं होता, जैसे ये यूँ होती है, तो ये यहाँ इतनी जगह खाली है, यहाँ से क्या करते हैं उसको कट लगाते हैं। अगर ट्रेकिया को ओपन करना हो किसी ऑपरेशन के लिए तो वहाँ से कट करते हैं। अब इसके बाद में हमारे पास आता है फेफड़े। एक लेक्चर और है, उसके बाद में आता है हमारे पास लंग्स, फेफड़े। ये वक्षीय प्रदेश यानी कि थोरैकिक रीजन में प्लूरल सैक, प्लूरल कैविटी होती है ना, ये आपने प्लूरल कैविटी भी उसमें एनाटॉमी में पूरी तरह से, ये क्या है प्लूरल कैविटी, प्लूरा क्या है, ये बड़ा उसमें आता है कि ये प्लूरा क्या है। तो प्लूरा आपने पढ़ा, प्लूरल सैक में पाए जाते हैं। ये संकोचनशील झिल्ली-नुमा अंग होते हैं जो बहुत ही विशिष्ट रूप से अपना आंतरिक सतही क्षेत्रफल बढ़ाने हेतु बहुत वायुकोश, एयर सैक्स और एल्वियोलाई में बढ़ जाते हैं। ब्रोंकियाई, फेफड़ों में प्रवेश करने के पश्चात छोटी छोटी श्वसन निकायों या नलिकाओं ब्रोंकियोल्स में बढ़ जाती है, जो अंत में वायुनाल एल्वियोलर डक्ट्स में परिवर्तित हो जाती है। प्रत्येक नाल एक वायुकोश एल्वियोलस में प्रवेश करती है। इनसे विभिन्न आलिंदीय संरचनाएं, आर्टरिया निकली होती हैं जो उभरी हुई होती हैं। वायुकोश अर्धगोलाकार संरचनाएं होती हैं। तो ये यहाँ इन्होंने इसके बारे में पूरा ये जो डिटेल जो दे रखी है कि ये किस तरह से ये ब्रोंकियोल और ये हैं, यहाँ स्कीमेटिक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ प्राइमरी लोब्यूल ऑफ द मेमेलियन लंग्स। तो ये आपने ये पूरा का पूरा, ये तो एनाटॉमी ही चल रही है। श्वसनिकाओं की दीवारों में मांसपेशियों के तंतु पाए जाते हैं जो इनके संकोचन व प्रसारण में सहायक होते हैं। वक्ष गुहा, थोरैकिक कैविटी। थोरैकिक कैविटी में फेफड़े व अन्य अंग पाए जाते हैं। दोनों फेफड़ों के बीच में पाए जाने वाला मध्य पट यानी कि मीडियस्टाइनम, ये वहाँ आपका उसमें डायग्राम आप देखोगे वहाँ ज़्यादा सुंदर अच्छा समझ में आता है। एनाटॉमी में मीडियस्टाइनम इसमें दिया हुआ है, जहाँ आपका ये जो प्लूरल सैक दिखाया गया है। तो ये उसमें आप मीडियस्टाइनम, जहाँ हार्ट और हृदय जो है वो रहता है, जहाँ ग्रेसिका मुख्य रक्तवाहिनियाँ, लसिका ग्रंथियाँ आदि पाए जाते हैं। वक्ष में कोई बाहरी छिद्र नहीं होता है, वह डायाफ्रागम द्वारा उदर गुहा एब्डोमिनल कैविटी से भी पृथक रहता है। ये आपको पता ही है। ये डायाफ्रागम, यहाँ ये डायाफ्रागम है, ये इसको अलग रखता है। ये एब्डोमिनल कैविटी है, ये आगे ये थोरैकिक कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी के बाद पहले भी कैविटी है। तो ये जो डायाफ्रागम है ये इसको अलग रखता है। यह वक्षीय गुहा अंदर की तरफ दो वक्षीय कोशों प्लूरल सैक से घिरी रहती है। मनुष्य व भेड़ में यह केवल एक ही होता है। वक्षीय गुहा की आंतरिक दीवार व फेफड़ों की बाहरी दीवार की परतों के बीच एक स्थिर रिक्त स्थान पाया जाता है जिसे प्लूरल स्पेस कहते हैं। यह आपको वक्षीय गुहा की आंतरिक दीवार व फेफड़ों की बाहरी दीवार की परतों के बीच में एक रिक्त स्थान पाया जाता है जिसमें प्लूरल स्पेस है और जिसमें प्लूरल जो है हमारे पास जिसमें ये फ्लूइड भरा रहता है, ये सेफ्टी के लिए फेफड़ों की, जिसके अंदर एक तरल पदार्थ पाया जाता है जो दोनों परतों को नमी व चिकनाहट प्रदान करता है। प्लूरल कैविटी में दाब वातावरणीय दाब से कम होता है।
बाहर का वातावरण का जितना दाब है प्लूरल कैविटी में उससे कम होता है। जब कभी दुर्घटनावश या क्षतिग्रस्त होकर खुल जाती है तो फेफड़े फट जाते हैं। एल्वियोलस की दीवार में एपिथेलियम की केवल एक ही परत पाई जाती है तथा इसके बाहर की तरफ भी कैपिलरीज की परत एंडोथीलियम यानी पाई जाती है। अतः वायु केवल ये दोनों परतें ही पार करनी होती हैं, वायु को ये दोनों परतें ही पार करनी होती है। इसके अलावा रक्त प्लाज्मा व आरबीसी की झिल्ली रक्त में ही पार करनी पड़ती है। तो ये जो एल्वियोलस है इनकी दीवार, क्योंकि वहाँ हवा क्रॉस करेगी ना, तभी तो उनमें जा पाएगी ये एल्वियोलाई में। तो इसके अंदर ये इसका ये मतलब है एपिथेलियम की केवल एक ही परत पाई जाती है। तो इसके बाहर की तरफ भी कोशिकाओं कैपिलरीज की परत एंडोथेलियम पाई जाती है। अतः वायु को केवल ये दोनों परतें ही पार करनी होती है। इसके अलावा रक्त प्लाज्मा व आरबीसी की झिल्ली रक्त में ही पार करनी पड़ती है। तो ये ऑक्सीजन, अब ये यहाँ अब हम जो है एक्चुअल में ये जो है फिजियोलॉजी स्टार्ट होगी। ये है वास्तव में अब फिजियोलॉजी आएगी, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट। अब तक तो ये एनाटॉमी है, ये अब सब आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, प्लूरल क्या है, प्लूरल कैविटी क्या है, और ये इस तरह का सारा लंग्स क्या हैं, इसमें एल्वियोलाई क्या है, ब्रोंकियाई क्या है, एल्वियोलस, ये अब आप ये सारा एनाटॉमी का पोर्शन जो आप अच्छी तरह से आपने, क्योंकि इसीलिए हम इसको अब साथ साथ चला रहे हैं कि इसमें ज़्यादा गहराई में इधर एक को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं जो है वो ज़्यादा गहराई में जाना पड़ेगा। एनाटॉमी आपको समझ में आई हुई है और ये यहाँ फिजियोलॉजी का अब हम वर्ग इसको ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट। ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, तो इसको हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। अब ये जो टर्म्स हैं ये ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंट है, वो आपको देखनी है। रुबनर के नियमानुसार स्तनधारी प्राणियों के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की आधारभूत मात्रा उनके शारीरिक सतही क्षेत्रफल के लगभग समानुपाती होती है, अर्थात प्रोपोर्शनेट, ये निशान प्रोपोर्शनेट का है, समानुपाती, यानी कि ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट जो है वो प्रोपोर्शनेट या समानुपाती, ये निशान बॉडी सरफेस एरिया। तो ये अब आप देख लीजिए, जिनकी बॉडी जो है वो छोटी है उनको रिक्वायरमेंट ज़्यादा, जिनकी बॉडी बड़ी है उनको रिक्वायरमेंट यानी कि कम। अगर इसे शारीरिक वजन के अनुसार प्रदर्शित करते हैं निम्न प्रकार से संबंधित होती है, ये सेम है ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, और इसमें हम प्रोपोर्शनेट बॉडी वेट, और इसमें स्क्वायर है 0.74। तो अब आप देखिए, यह तो स्पष्ट है कि छोटे प्राणियों की ऑक्सीजन आवश्यकता बड़े प्राणियों की तुलना में अधिक होती है। यही जो इसका टोटल जो है लगभग मतलब है इसका। अब हम इसमें जो फेफड़ों के अंदर इसके अलग अलग जो है वॉल्यूम होते हैं, वेरियस लंग वॉल्यूम्स, फेफड़ों के विभिन्न आयतन, तो ये हम इनमें हम इसको अच्छी तरह से ध्यान से पढ़ेंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट, ये सारे अब फिजियोलॉजी शुरू है, यहाँ पे आपका एनाटॉमी में ये चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। फेफड़ों की कार्य क्षमता का अध्ययन करने के लिए जो प्राथमिक आयतन काम में लिए जाते हैं उन्हें फुफ्फुसीय आयतन या लंग वॉल्यूम कहते हैं। यदि एक से अधिक फुफ्फुसीय आयतनों को जोड़ दिया जाए तो फुफ्फुसीय क्षमता यानी कि लंग कैपेसिटी प्रदर्शित होती है कि कितनी कैपेसिटी है सांस को आप रखने की। तो ये विभिन्न प्रकार के फुफ्फुसीय आयतन व क्षमताएं निम्न प्रकार हैं। तो पहला है हमारे पास मिनिमल वॉल्यूम, न्यूनतम आयतन। इसका अध्ययन मृत प्राणी में ही किया जा सकता है, क्योंकि मृत प्राणी के अंदर जो फेफड़े में बची हुई है उसी को ही न्यूनतम कहा गया है।
जब उसके फेफड़े बाहर निकाल लिए जाते हैं, फेफड़ों को बाहर निकालने के पश्चात वे पूर्ण रूप से खाली नहीं हो पाते तथा उनके वायु मार्गों में कुछ हवा शेष रह जाती है। इसी को न्यूनतम आयतन यानी कि मिनिमम वॉल्यूम कहते हैं। तो ये तो मरे हुए उसमें ही प्राणी में ही जो है वो कैलकुलेट किया जा सकता है। तो आप इसको पता ही लगा लिया आपने कि भाई कितना इम्पोर्टेंट है, पता लग गया कि कोई इतना, क्योंकि पहले मरेगा फिर उसको नापेंगे, ऐसा नहीं होता, उसमें काम आने वाला कुछ नहीं। उसके बाद में आता है टाइडल वॉल्यूम, ज्वारीय आयतन, टाइडल वॉल्यूम। ये सामान्य श्वसन प्रक्रिया में जितनी हवा फेफड़ों के अंदर ली वह फेफड़ों से बाहर निकाली जाती है, उसे ज्वारीय आयतन या टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। आप नॉर्मल में बैठे हो, अब आप देखिए सांस बाहर भी जा रही है, अंदर भी जा रही है, तो इसको नाप लेते हैं और ये जो है टाइडल वॉल्यूम कहलाता है, नॉर्मल। अब इसमें आता है रेजिडुअल वॉल्यूम, रेजिडुअल वॉल्यूम RV। अब ये है वायु की वह मात्रा जो फेफड़ों में बलपूर्वक एक्सपायरेशन करने के पश्चात, बलपूर्वक आप पूरी तरह से बाहर निकाल दो हवा को, और फिर भी जो हवा शेष बची है उसको रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। जैसे आप हवा को पूरी निकाल देते हो ना बाहर, ये जो योग करते हैं तो पहले पूरी हवा खींचते हैं, नॉर्मल नहीं, यूं, फिर उसको पूरी को बाहर निकालते हैं। अब वो पेट को सिकुड़ के बाहर निकालते हैं, वो पेट को सिकुड़, तो ये इसके बाद भी जो रहती है वो हमारी रेजिडुअल वॉल्यूम कहलाएगा। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, सामान्य श्वसन के दौरान वायु की वह मात्रा जो सामान्य एक्सपायरेशन के पश्चात बचती है वह शेष आयतन से अधिक होती है, को ही एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं। जैसे सामान्य श्वसन बाहर आपने निकाला, एक्सपायर किया, तो इसमें एक्सपायरेटरी जो है रिजर्व आपकी नॉर्मल ऑक्सीजन आपने बाहर छोड़ी, उसके बाद में जो रही वो इसको हमने एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हो गया ERV। और इसके बाद में इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, अंतःश्वसन, वही है, ये बाहर था, वायु की वह अतिरिक्त मात्रा जो सामान्य अंतःश्वसन के पश्चात भी बलपूर्वक फेफड़ों में ग्रहण की जा सके, नॉर्मल है। अब नॉर्मल के बाद में फिर खींचते हैं योगी वगैरह, रोकते भी हैं, तो उसको जो जितनी उसके बाद में आई जो बलपूर्वक फेफड़ों में ग्रहण की जा सके, कोई अंतःश्वसन यानी कि इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं। तो ये 5 आज हमने किए हैं, इन 5 को आप याद करें, और नेक्स्ट हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में ये 6, 7, 8 इसको हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।